हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नाम से पता लग रहा है हम बात कर रहे हैं ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और जो लॉ गवर्न कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना या वितरण करना। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। डिस्ट्रीब्यूशन का एक और नाम है पार्टीशन कोएफिशिएंट, एक और नाम है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, और भी इसको नाम से जाना जाता है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो या फिर नर्स लॉ। तो ये सारे इसके सिनोनिम है किसके? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझने के लिए क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने बीकर ले लिया। ओके, वी हैव टेकन वन बीकर ले लिया। इस बीकर में हमने क्या किया, इसके अंदर दो इमिसिबल सॉल्वेंट डाल दिए। एक में क्या डाल दिया, ऑयल, और एक में क्या डाल दिया, वाटर। दोनों इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। और उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर ड्रग डाल दी। भैया ड्रग की तो बात करें, मेडिसिन रिलेटेड चीज है, तो ड्रग को हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड सॉल्यूट। तो जब मैं ड्रग या सॉल्यूट इसमें डालूंगा और ढंग से शेक करूंगा और कुछ समय के लिए इसको रख दूंगा, तो व्हाट हैपेंड इज, मैंने इसको स्टिर किया। स्टिर करने के बाद मैं इसको कुछ देर के लिए रख दिया। इट हैज बीन अलाउड टू स्टैंड फॉर डेफिनेट टाइम। और उसके बाद क्या किया, जो ड्रग की कंसंट्रेशन थी इसके अंदर और इसके अंदर, उसको मेजर कर लिया, उसको नाप लिया। अब वो कैसे नाप लिया ये अलग बात है। अब सपोज ए ड्रग थी, ए ड्रग को आपने डाला इसके अंदर और इसके अंदर कंसंट्रेशन मेजर की, तो आपने डाली कितनी थी, हम मान के चल रहे हैं सपोज 100 mg आपने डाली इसके अंदर। 100 mg डालने के बाद मुझे नापने पे क्या पता लगता है कि ऑयल के अंदर तो कितने आई, 20 mg, और वाटर के अंदर कितनी आई, 80 mg। डाली कितनी थी, 100 mg तो डाली थी। तो सर क्या कहना चाहते हो आप, प्लीज वेट, अभी आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ड्रग है आपकी बी। इस बी ड्रग को जब इसके अंदर डाला और उसके बाद उसको स्टिर किया, उसको रख दिया और फिर कंसंट्रेशन मेजर किया, तो हमने क्या देखा कि वाटर के अंदर है ना यहां पर, और ऑयल के अंदर, तो ऑयल के अंदर तो आ गया 80 और वाटर के अंदर आ गया कितना, 20। तो यहां पर तो क्या था, ज्यादा कंसंट्रेशन कहां थी, वाटर के अंदर, और यहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन किसके अंदर, ऑयल के अंदर। तो ये ए और बी दोनों अलग अलग ड्रग हैं, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो यही तो है कि हर ड्रग की एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह ड्रग की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जब उसको एक सिस्टम में डाला जाता है जो दो विच इज कंप्राइजिंग ऑफ टू फेजेस ऑयल इन वाटर, इसको डालने पर एक निश्चित रेशियो में ये बट जाती है। कहने का मतलब, when a drug or solute it is added to a system comprising of immiscible liquids, की सिस्टम ही तो है, दो इमिसिबल ही तो है, ऑयल और वाटर की, या तो ऑयल इन वाटर या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या एक्वस लेयर। ये ऑर्गेनिक या ऑयल की जगह हेक्सेन भी हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है। तो जब हमने इसमें डाला, the solute distributes in a definite ratio, जो ड्रग आपने डाली है ना एक निश्चित अनुपात में बट जाएगी। जैसे यहां पर 20:80, यहां पर 8:20। अब फिर सवाल उठता है, तो सर बट गई तो हमें क्या फायदा है, हमें क्या जानकारी लगी इससे, बहुत जानकारी लगी। जानकारी ये कि इसमें अगर आपने देखा हो तो ज्यादातर ड्रग कहां गई, वाटर के अंदर गई। मतलब यहां पर ड्रग की एफिनिटी किसके लिए है, एक्वस फेज के लिए। मतलब ड्रग की सॉल्युबिलिटी कहां जाता है, वाटर के अंदर जाता है। लेकिन अगर यहां पर बी एग्जांपल देखूं तो 80% किसमें है, ऑयल के अंदर। मतलब ड्रग ज्यादा सॉल्युबल कहां है, ऑयल के अंदर सॉल्युबल है। ये तो एक बात, तो मुझे जानकारी लग गई। दूसरी चीज, यहां पर आपने 100 mg ही आपने डाली थी। अब क्या हो, अगर मैं 200 mg डालू तो ए और बी की, तो कितनी भी डालो आप, होगा क्या,
अंत में जो रेशियो है ये रेशियो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर 200 भी डालेंगे तो भी रेशियो 20:8 का आएगा, और यहां पर b का भी डालेंगे 200 तो भी आपका 8:20 का आएगा। तो यही तो है, द सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इन दिस सिस्टम इन अ डेफिनेट रेशियो, निश्चित अनुपात में बट जाता है। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लेकिन यहां पर एक चीज जरूरी है, हम जानते हैं टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन दिस टू लिक्विड्स इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपने चेंज किया तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो जब भी आपको नापना है या मेजर करना है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है या डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है, इसको केडी से डिनोट करते हैं। केडी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज, C0 बाय CW। O का मतलब ऑर्गेनिक और C का मतलब वाटर, मतलब कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक, कंसंट्रेशन वाटर। हम मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर। केडी को और भी तरीके से डिनोट किया जा सकता है, कैसे? पीसी भी लिख दो, मतलब पार्टीशन कोएफिशिएंट, इसको डीसी भी लिख दो, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, और इसको पी नाम से भी लिख सकते हैं। अब यहां पर आपने देखा ये सिर्फ रेशियो है, तो सिर्फ कोई यूनिट तो है ही नहीं, therefore this kd is a dimensionless and it is ratio only। चूंकि रेशियो है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट, अब ये ऑयल और वाटर है, तो क्या हमेशा ऑयल और वाटर है क्या? अभी आपको बताया था यह ऑयल की जगह ऑर्गेनिक फेज भी हो सकता है, तो ऑर्गेनिक फेज में भी एन-ऑक्टेनॉल, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, आइसोब्यूटेनॉल, वेजिटेबल ऑयल, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। और एक्वस फेज तो हमेशा क्या होती है? वाटर होती है। आगे चलते हैं इसमें। अब ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, इट इज अ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग। ये ड्रग की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डेफिनेट रेशियो, एक निश्चित अनुपात में बट रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि सपोज यहां पर वेजिटेबल ऑयल लिया और वाटर लिया, ये तो एक केस। दूसरे केस में क्या किया? साइक्लोहेक्सेन लिया और वाटर लिया। तो क्या दोनों केस के अंदर बराबर अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑल्सो। आप जो दो इमिसिबल फेज ले रहे हो उस पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे ये ड्रग, ये सिस्टम और ये पार्टीशन कोएफिशिएंट। ड्रग है फिनोबार्बिटोन, यहां पर देखिए आप सिस्टम लिया है क्लोरोफॉर्म और वाटर, मतलब यहां पर ऑयल की जगह क्या था? क्लोरोफॉर्म और वाटर। और जब पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू डिटरमिन की गई तो ये कितनी आई? 4.50। ऐसे ही आयोडीन को जब डिटरमिन किया गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर के अंदर, मतलब यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड था ऑयल की जगह और नीचे वाटर, तो कितनी वैल्यू आई? 85.52। तो डिपेंड करता है सिस्टम पर भी। तो ओवरऑल आपको क्या पता लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से मुझे पता लगेगा कि ड्रग ज्यादा ऑयल में जाएगी या एक्वस फेज में जाएगी। तो उससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। कैसे आइडिया हो जाएगा हम देखेंगे एप्लीकेशंस में, जब बाद में हम इसके करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे लिमिटेशंस। तो यहां पर जानकारी तो पता लग गई अपने को कि ड्रग की ज्यादा एफिनिटी ऑयल फेज के लिए है, ये एक्वस फेज के लिए है। लेकिन ये लॉ बहुत अच्छी जानकारी देता है, लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों को बोलते हैं लिमिटेशंस। मीन्स दिस लॉ इज एप्लीकेशन इन सर्टेन कंडीशंस ओनली। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है देखते हैं वन बाय वन। पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहने का मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मस्ट बी लो इन टू सॉल्वेंट्स। कंसंट्रेशन लो होगी तभी होगा, बिकॉज एट हाई कंसंट्रेशन देयर इज डेविएशन और वेरिएशन। बहुत ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा? आपको एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं आएगी, आपकी वेरिएशन आ सकती है, रीडिंग में गड़बड़ आ सकती है। सेकेंड लिमिटेशन, कांस्टेंट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड।
भैया हम जानते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा या कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। तो जब भी अपने को जब मेजर करना हो किसी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, तो टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। और वो कैसे पॉसिबल है? ये जो आप बीकर ले रहे हो, इस बीकर को आपको क्या करना है, एक सिस्टम में डालना है। आपने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। मींस थर्मोस्टेट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, देयरफॉर थर्मोस्टेट शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं थर्ड लिमिटेशन, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन शुड बी देयर। भैया सपोज ये ड्रग है और जैसे ड्रग आपने दी तो ए ही होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि ए टूटकर ए प्लस बी में बन गई, नहीं। ना तो कोई चीज अंदर जाकर जुड़े, ना कोई चीज इससे टूटे। तो जो भी आप मेजर कर रहे हो बिल्कुल एज सच होना चाहिए। नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन मींस सेम मॉलिक्यूलर स्टेट शुड बी देयर ड्यूरिंग द मेजरमेंट। कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी आपको एक्चुअल रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन should be achieved, means concentration should be measured after achieving equilibrium, therefore thorough shaking plus time is required। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बात कर रहे हैं, हमने ड्रग डाली और उसके बाद हम कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ड्रग डाली आपने और हाथाहाथ आपने मेजर कर लिया, नहीं। डालने के बाद उसको बहुत देर तक स्टिर करना है, बहुत देर तक शेक करना है और रखना है उसको, ताकि ड्रग को पूरा समय मिल जाए इस फेस के अंदर आने का और इस फेस के अंदर आने का। इसलिए लिखा है क्या कि शुड बी मेजर्ड आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम। तो अपने आप पहुंच जाए स्टेट के अंदर, अपने आप को स्थापित कर ले और उसके बाद ही अपने को उसको मेजर करना है। नेक्स्ट, सॉल्वेंट्स शुड बी इमिसिबल। ये सॉल्वेंट्स क्या होने चाहिए? इमिसिबल होने चाहिए, क्योंकि हम तो यही तो जानना चाहते हैं ना कि दोनों के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सपोज अगर ये दोनों मिसिबल है तो मतलब ही नहीं है। ड्रग अगर सॉल्वेंट मिसिबल हुआ, कहने का मतलब अगर एक्वस फेज हुआ तो हमारे पास एक्वस की जानकारी आएगी, अगर ऑयली हुआ तो हमारे पास ऑयल फेज की जानकारी आएगी। तो हमने देखा कि कितनी ड्रग ऑयल में डिस्ट्रीब्यूट हुई और कितनी ड्रग एक्वस में डिस्ट्रीब्यूट हुई, इसकी जानकारी हमें पता लग गई इससे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से। अब इसकी जरूरत क्या है, ये कहां काम आ रहा है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? अब देखते हैं हम इसके पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब हम देखेंगे वन बाय वन एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहले पढ़ देता हूं आपके सामने, फिर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं उसका। पहला है प्रेडिक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स। मतलब ड्रग वाटर के अंदर और दूसरे सॉल्वेंट्स में कितनी सॉल्युबल है। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्लूइड्स लाइक ब्लड, टिश्यूज एटसेट्रा। जब भी अपने को ड्रग की कंसंट्रेशन मेजर करनी है कि कितनी है ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर, तो उस समय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन है। थर्ड है एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दौरान ब्रोथ में कितना है और बाकी कितना है उस समय। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड इन इमल्शन। या इमल्शन तो बायोफिजिकल लिक्विड डोजेज फॉर्म है और ऑयल और वाटर है। अब यहां पर कितनी कंसंट्रेशन चाहिए प्रिजर्वेटिव की, उसका आइडिया कहां से मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे भी देखेंगे। फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, फिर है एसएआर स्टडीज, फिर है रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम ऑइंटमेंट, क्रीम, प्रिडिक्शन कि कितना ड्रग रिलीज होगी, कितनी देर में रिलीज होगी, ज्यादा या कम रिलीज होगी। अगला है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, फिर है कॉम्प्लेक्सेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और फिर लास्ट में आता है ड्रग एक्शन। अब देखते हैं वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। पहला आता है प्रेडिक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स। भैया आपने क्या किया था, पार्टीशन कोएफिशिएंट में दो फेज लिए थे और दो फेज में लेने के बाद ड्रग को डाला था किसके अंदर, दो इमिसिबल सॉल्वेंट। वो कौन से थे? एक था ऑयल और एक था वाटर। तो ज्यादा इसमें सॉल्युबल है या ज्यादा इसमें सॉल्युबल है, तो आपको आइडिया लग गया ना
कि ड्रग वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल है। अगर वाटर में कम सॉल्युबल है, इट मींस ड्रग के अंदर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ नई ड्रग के अंदर या तो कोई ग्रुप डालोगे या हटाओगे, जिसकी वजह से आप सॉल्युबिलिटी बढ़ा या कम कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से अपने को पता लगा कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा है। तो ये पहला एप्लीकेशन। फिर आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्लूइड्स लाइक ब्लड, टिश्यूज एटसेट्रा। अब हुआ यूं कि अपने पास कोई सैंपल है और वो सैंपल क्या है, वो ऑर्गेनिक सॉल्युबल है। तो हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर भी और बाकी चीजों में, जैसे एल्कलॉइड्स वाली बात, एल्कलॉइड्स को सेपरेट करने का तरीका क्या है, उसके अंदर सेपरेटिंग फनल ली जाती है। इस सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, दो फेजेस होती हैं, एक होती है ऑयली फेज और एक होती है वाटर फेज। ऑयली फेज का कहने का मतलब यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। अब जिसका मुझे एक्सट्रैक्शन करना है, मैं इस ऑयल और वाटर फेज में डाल दूंगा और उसको शेक करूंगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके जो एल्कलॉइडल बेस होंगे वो एल्कलॉइडल बेस इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। मैं क्या करूंगा, नीचे से मैंने इसको खोल दिया, वाटर अलग हो जाएगा और जो आपकी ड्रग है एल्कलॉइड बेस वो किस में हो जाएंगे, इसके अंदर ऑर्गेनिक लेयर। इस ऑर्गेनिक लेयर को आप डिस्टिल कर लो, ये एवापोरेट कर लो, आपका एल्कलॉइड सेपरेट होगा। तो कुछ इसी तरह का एप्लीकेशन है कि ड्रग आपकी ब्लड, यूरिन और बाकी चीजों से सेपरेट की जा सकती है। ये सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है एल्कलॉइड्स का, क्योंकि ड्रग की प्रॉपर्टी है इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना। अगर इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो आप इसको रख लो, अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई तो आप इसको रख लो, इसको हटा सकते हो। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन द एक्सट्रैक्शन। यही चीज आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दौरान भी कुछ इसी तरह का प्रिंसिपल यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड इन इमल्शन। भैया प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड इन स्मॉल अमाउंट टू इनहिबिट और किल द माइक्रोब एंड टू स्टेबलाइज योर प्रिपरेशन। आपका कोई भी डोजेज फॉर्म में हम जानते हैं वो माइक्रोब उसको स्पॉइल कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो माइक्रोब की ग्रोथ नहीं हो, इसलिए आप क्या यूज करते हो, प्रिजर्वेटिव यूज करते हो। अब भैया यहाँ पर तो बात हो रही है किसकी, इमल्शन की। अब हुआ यूं कि इमल्शन के तो दो ही फेज होते हैं ना, कौन कौन से, ऑयल और वाटर। अब ग्रोथ कहाँ होती है, ग्रोथ तो भैया वाटर फेज में होती है, एक्वस फेज में होती है। तो अगर आपने ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज किया जो ऑयल फेज में जाके घुल गया तो माइक्रोब की ग्रोथ रुकेगी क्या, बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो प्रिजर्वेटिव को कहाँ बोलना चाहिए, वाटर फेज के अंदर भी आना चाहिए। तो आइडिया कैसे लगा आपको, वाटर फेज में आएगा ही नहीं आएगा और ऑयल फेज में आएगा नहीं आएगा, अपने को पता लगा किससे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स से कैसे रिलेटेड है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो सपोज ये आपकी जीआईटी है और जीआईटी से ब्लड के अंदर ड्रग का आना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ये जो ड्रग आ रही है आपकी जीआईटी लाइनिंग को क्रॉस करके तो आ रही है, जीआईटी लाइनिंग को क्रॉस करके आ रही है। ये किसकी क्या है, आपके सेल्स, सेल्स के चारों तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और हम जानते हैं कि इट इज लिपिडल इन नेचर। तो अगर ड्रग आपकी लिपिड सॉल्युबल हुई तो ही तो इसके अंदर घुल के इधर से इधर आएगी, अगर वाटर होगी तो क्रॉस क्यों कर पाएगी। तो ज्यादा लिपोफिलिसिटी मतलब ज्यादा पार्टीशन कोएफिशिएंट या फिर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, तो ज्यादा इधर से इधर आ जाएगी और इसीलिए एब्जॉर्प्शन उसका ज्यादा होगा। जब आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे जहां पर एक चीज आती है डिफ्यूजन, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वहां पर भी एक जो एक टर्म है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, उसके लिए आप दूसरा चैनल जो आपको दिया हुआ है वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हो। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज मोर इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इन ऑयली फेज। तो वो आइडिया अपने को लग सकता है। अगला आता है एसआर स्टडीज, मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ड्रग ली। अब एसआर क्या है, इट इज मेडिसिन केमिस्ट्री पार्ट, आपको इतना याद रखना है, एसआर स्टडीज में हेल्पफुल है। अगला आता है रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम ऑइंटमेंट और क्रीम्स। भैया ऑइंटमेंट के अंदर अलग अलग तरह के बेसिस काम आते हैं, आप जानते हो। अब हुआ यूं कि सपोज ये स्किन की लेयर है,
और ऑइंटमेंट आपने अप्लाई किया, यहां पर अप्लाई किया आपने, जो ड्रग है वो अभी कहां पर है, ऑइंटमेंट बेस के अंदर है। अब आप सोचिए, अगर ड्रग की लिपोफिलिसिटी ज्यादा होगी, कहने का मतलब जो ड्रग है उसकी ऑयल और वाटर पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, अगर इस पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो आपके ऑइंटमेंट बेस को क्रॉस करके स्किन की तरफ आएगी, क्यों? तो आपको कैसे पता लगा कि ऑयल में ज्यादा है? वो पता लगा डिस्ट्रीब्यूशन से। तो क्या है, अगर ज्यादा इसका एफिनिटी होगी बेस के लिए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लीव द ड्रग दिस ऑइंटमेंट बेस एंड कम इनसाइड, मतलब एब्जॉर्प्शन वहां पर नहीं होगा। हम ऑइंटमेंट पैसे तो लगाते हैं, समझ में आएगा होगा आपको। नेक्स्ट आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। भैया क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है जिसकी बेस पर क्या करते हैं, अपने पास कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंशियल एफिनिटीज बिटवीन द टू फेजेस। एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है मोबाइल फेज। आप डिटेल के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको इतना याद रखना है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सेशन या फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब कॉम्प्लेक्स से क्या फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। भैया आयोडीन है, आयोडीन वाटर सॉल्युबल होता है क्या? आयोडीन वाटर सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन इसी आयोडीन को अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर ट्रिचुरेट कर दे तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स तो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सेशन में कैसे पता लगा? हुआ वही वाली चीज, हुआ यूं कि मैंने बीकर लिया, इसके अंदर ऑयल था और वाटर था। पहले क्या किया कि सिंपल आयोडीन डाल दिया, और आयोडीन डालने के बाद स्टिर करने के बाद मैं कंसंट्रेशन मेजर करूंगा तो वाटर के अंदर तो आयोडीन आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे मैंने पोटेशियम आयोडाइड डाला और इसको देखा तो यहाँ पर क्या हो गया, आयोडीन की कंसंट्रेशन दिखने लग गई। तो मुझे पता लग गया ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर। फॉर एग्जांपल आयोडेट्स इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर। ये वाला समझ में आ गया आपको। अगला आता है ड्रग एक्शन। यहां पर आपको एग्जांपल याद रखना है कि नार्कोटिक एक्शन